अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। भी सबसे पहले हम बात करेंगे बारिश और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। पंजाब इस वक्त तारीख के एक और तबाहकुन सैलाबी बहरान से दो चार है। कुदरती आफात से निमटने वाले सूबाई इदारे PTMA के मुताबिक पंजाब भर में अब तक 37 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासर हुए हैं, जबकि 39 से ज़ायद जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज, चिनाब और रावी में पानी की सतह मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और माहिरीन ने आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। अगर हम सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला की बात करें तो विहाड़ी, यूरियोवाला, मेलसी, नुमाया जैसी सैलाबी रेलों ने बड़ी तबाही मचाई है। विहाड़ी में 38,000, यूरियोवाला में 26,000 और मेलसी में 2100 अफराद कहते हैं ना कि घर बेघर हो चुके हैं। ज़िले भर में जो है वो जो देहात हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और तकरीबन 50,000 एकड़ ज़री ज़मीन जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई है, जिसमें कपास, गन्ना, धान और चारा जात जैसी अहम फसलें तबाह हो चुकी हैं। खड़ी फसलों का नुकसान किसानों के लिए एक बड़ा माशी धचका है। सूरत हाल इतनी संगीन है कि सिर्फ विहाड़ी में 15 के करीब स्कूल्स और कई कब्रिस्तान पानी में डूब गए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका जो है जमलेरा, साहवाला और महाबलोच, भिंडी, सलवाल और जितरा, काला शाह जैसे जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-आब हैं, जहाँ ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर कट चुका है और लोग अपने बच्चों समेत खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो दरियाए चिनाब और सतलुज दोनों ख़तरनाक हद से ज़्यादा जो है वो तजावज़ कर गए हैं और हेड मोहम्मद वाला में इस वक्त पानी का जो लेवल है अपनी आखिरी हद को छू रहा है और सिर्फ 4 से 5 फुट का जो गुंजाइश है वो बाकी है। इस तरह मुल्तान के शहर शाह ब्रिज पर भी पानी का दबाव का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है और सिर्फ 2 फुट का जो मार्जिन है वो रह गया है। यही वजह है कि इंतज़ामिया ने जो है 17 जो ब्रेकेज है पॉइंट्स पहले ही जो है वो नोटिफाई कर दिए हैं ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। रिलीफ के हवाले से अगर बात करें तो 409 जो है फ्लड कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जिनमें से इस वक्त 25,000 से ज़ायद मुतासरीन जो है पनाह लिए हुए हैं और अब तक 14 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं 10 लाख मवेशी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि हज़ारों ख़ानदान अब भी सड़कों पर और खैमा बस्तियों के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू क्या है वो ये है कि सैलाब से अब तक जो है 40 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बारिशों और दरियाओं में पानी का दबाव कम ना हुआ तो ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। व्यूअर्स, ये सूरत हाल इस वक्त की बात की अकास है कि आने वाले दिन जो है पंजाब के अवाम के लिए किस कदर जो है मुश्किल साबित हो सकते हैं। और अगर हम आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक अपडेट करें तो 37 लाख अफराद जो हैं वो इस वक्त मुतासर हो चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद जो है वो सामने आई है। किसी भी सैलाब जो पिछले जितने भी सैलाब गुजरे उससे 30% जो है ये रेशो बहुत ज़्यादा है। इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमरान अरशद साहब, ब्यूरो चीफ मुल्तान, जो हमें अपडेट करेंगे मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान अरशद साहब से मैं बिल्कुल जी इमरान अरशद साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्तान और मुल्तान के जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, डिविजन्स की बात करें, मजमूई तौर पे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? पानी की सतह में कमी आई है या मजीद इजाफा हुआ है? देखें, जो यहाँ पे महकमा आबपाशी की गेज लगाई गई है वही एक पैमाना है। और मैंने जब ज़िले इंतजामिया से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमें करेक्ट फिगर बताएं कि इस वक्त हेड मोहम्मद वाला से कितने लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है। तो इस तरह का कोई भी निजाम मुल्तान की इंतजामिया के पास मौजूद नहीं। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक पुरानी महकमा आबपाशी की गेज लगी हुई है, वो उसका पानी अभी 413 फुट है और जब ये 417 फीट तक पहुंच जाएगा तो वो इंतहाई लेवल होगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा जो ब्रीचिंग पॉइंट है उनको उड़ाना है या नहीं। इस वक्त जो ब्रीचिंग पॉइंट्स हैं तो उनके ऊपर बारूदी मवाद नस्ब करने की तैयारियां मुकम्मल हैं और पाक फौज की खिदमात जो है वो भी ली जा रही हैं। पाक फौज के जो जवान है वो भी अपनी भरपूर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, बल्कि ब्रीचिंग पॉइंट के ऊपर भी अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं ताकि आबादी को किसी बड़े खतरे से बचाया जा सके। लेकिन अगर इस वक्त हेड त्रिमू के हमने चूंकि मुल्तान के अंदर अंदाजा लगाना है कि जो बड़ा सैलाबी रेला है वो कितना हो सकता है, उसकी शिद्दत का अंदाजा हम लगाते हैं हेड त्रिमू से जो कि झंग के अंदर है।
हेड त्रीमू के मुकाम के ऊपर दरिया जेलम का पानी दरिया चनाब में मिलता है, और हेड त्रीमू से 60 किलोमीटर आगे आके दरिया रावी का पानी भी इन दोनों दरियाओं में शामिल हो जाता है। तो मजमूई तौर के ऊपर मुल्तान के अंदर इस वक्त दरिया चनाब, रावी और जेलम तीनों का पानी गुजर रहा है, जो कि तकरीबन 2 लाख क्यूसेक से ऊपर का है। लेकिन ये कहा जा रहा है, काफी चैनल्स मिस रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं कि जी 5 लाख का रेला है, 6 लाख का रेला है। भाई अगर 5-6 लाख का रेला गुजरे तो हेड मोहम्मद वाला के तमाम जो उसके पिलर्स हैं वो पानी में डूब जाए, पानी का लेवल भी बुलंद हो जाए। लेकिन इस वक्त जो एक्चुअल सूरत हाल है, मैंने हेड मोहम्मद वाला पे जाके देखी है, उसमें ये जो इलाके ज़ेरे आब आए हैं, इस सैलाब को कंपेयर किया जाए 2010 के साथ, क्योंकि ये वो सैलाब है जो कि काफी अरसे के बाद आया है, और जिन जो बेट के इलाके हैं जहां पे लोगों की आबादकारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, जहां पे लोगों को ज्यादा आबाद नहीं होना चाहिए था, ज्यादातर उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि वो बेट के इलाके के अंदर उन्होंने अपने घर तमीर कर लिए हैं। एक अरसे से उस इलाके में पानी नहीं आया। इसी तरीके से दरिया सतलुज की सूरत हाल है कि लोगों ने वहां पे कंस्ट्रक्शन कर ली, लोगों ने वहां पे फसलें उगा ली, सिर्फ इसी वजह से कि इंडिया ने कौन सा अब इस दरिया के अंदर पानी छोड़ना है, लेकिन भारत ने आबी जारियत करते हुए वहां पे भी पानी छोड़ दिया सतलुज के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मुतासर हुए। और अगर बात की जाए ओवरऑल दोनों दरियाओं की, दरिया सतलुज की और दरिया चनाब की, तो इस वक्त 10 लाख से जायद लोग जो हैं वो मुतासर हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। इतने ही तकरीबन 10 लाख से जायद लोगों के जानवर हैं जिनको रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। और पानी की जो आमद है वो पिछले 3-4 दिन से जो है वो पहले, आज से 2 दिन पहले जो है वो 407 फीट यानी कि 407 के ऊपर थी, जो अब बढ़ के 413 हो गई है। और हेड त्रीमू के मुकाम के ऊपर जो 5 लाख का रेला पानी का, इमरान अशरफ साहब आप कह रहे हैं कि मिस रिपोर्टिंग हुई है, 5 लाख से 6 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो नहीं है, सिर्फ 2 लाख क्यूसेक का रेला है जो वहां से गुजर रहा है, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला के मुकाम के ऊपर हमने अंदाजा लगाना है हेड मोहम्मद वाला के मुकाम से कि वहां पे कितने क्यूसेक पानी आ रहा है। तो इसका कोई पैमाना इंतजामिया के पास मौजूद ही नहीं है कि हेड मोहम्मद वाला से 3 दरियाओं का पानी कितने लाख क्यूसेक गुजर रहा है। वो महकमा आबपाशी की एक पुरानी गेज लगी हुई है, उसी को मॉनिटर करते जा रहे हैं। जब उनके पास कोई पैमाना ही नहीं है नापने का कि पानी कितना गुजर रहा है, तो वो कैसे ब्रीचिंग पॉइंट्स के हवाले से कोई भी चीज या कोई भी रद्द अमल सामने आ सकता है? वो सिर्फ जो महकमा आबपाशी की एक पुरानी गेज है जो लगी हुई है, और उसके ऊपर फीटों के हिसाब से पानी लिखा होता है। अगर 417 फीट के ऊपर पानी पहुंचता है तो पानी की सतह समंदर से बुलंद हो जाएगी और ऊंचे दर्जे का सैलाब उसको तस्वर किया जाएगा। और ये जो फिट है महकमा आबपाशी की गेज के, ये इस वक्त 413 फीट के ऊपर मौजूद है, यानी कि अभी भी 3 से 4 फुट की गुंजाइश मौजूद है। अगर 3 से 4 फुट पानी की सतह मजीद बुलंद होती है तो बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। लेकिन चूंकि हेड त्रीमू के मुकाम के ऊपर पानी की जो आमद है या इखराज है वो 2 लाख क्यूसेक से भी कम रह गया। इसका मतलब है कि जो जंग है वहां पे काफी सारे शिगाफ पड़ चुके होंगे, वहां पे बहुत सारा पानी जो है खाली जमीनों के अंदर, सूखी हुई जमीनों के अंदर जाके उसकी जो एक तो शिद्दत थी सैलाब की वो कम हुई, और रेला जो है वो सुस्त रफ्तारी के साथ मुल्तान में दाखिल हुआ। लेकिन इसके बावजूद चूंकि काफी अरसे से उन इलाकों के अंदर पानी नहीं आया, समझ लें कि 2010 के बाद ये उन इलाकों में पानी आया। 2010 में जब सैलाब आया था तो जिला मुजफ्फरगढ़ में बहुत ज्यादा तबाही मची थी, और जिला मुजफ्फरगढ़ के लोग जो है वो मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, इस तरह के सरकारी स्कूलों में उन्होंने जाके पनाह ले ली थी। बिल्कुल हमें याद है, बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि मुल्तान के जो शेरशाह ब्रिज और हेड मोहम्मद वाला पे जो पानी का दबाव है किस खतरनाक सतह तक है, और हिफाजती इकदाम क्या किए जा रहे हैं? दरिया चनाब का जो पहला हिफाजती बंद है मुल्तान के अंदर, बेसिकली 3 हिफाजती बंद बनाए गए हैं। पहला बंद हेड मोहम्मद वाला के पास है, दूसरा बंद बोसन है, और तीसरा शेरशाह है। और इस वक्त जो पानी है वो पहले हिफाजती बंद के अंदर जो बेट के इलाके हैं वहां पे तबाही मचा रहा है, और घूम के पानी जब थोड़ा सा बढ़ता है तो वो बंद से जो आगे से घूम के आके फसलों को मुतासर कर रहा है। इस वक्त जिस इलाके में पानी पहुंच चुका है वहां पे आम के बागात मुकम्मल तौर के ऊपर पानी की ज़द में है, अरबी की फसल बिल्कुल मुल्तान तो अपनी एग्रीकल्चर से ही पहचाना जाता है और सबसे बड़ा आम का एक्सपोर्टर है वहां। बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अभी एक फसल उतरी है, दूसरी फसल जो है वो तैयार होना शुरू होती है। तो आमों के बागात पर कितना फर्क पड़ा है, अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली तो कटाई हुई है?
वो आम की तोड़ाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आम के जो आम होता है उसको बहुत ज्यादा निगहदाश्त की जरूरत होती है। और इस वक्त जो फसलों में पानी खड़ा है उसकी उम्मीद नहीं है कि वो अगले 2 माह तक भी खुश्क हो जाए, क्योंकि गर्मी का सीजन जो है एंड होने वाला है। और ये पानी जो है जैसे जैसे गर्मी एंड होगी और ये पानी अगर खड़ा रहा तो अगले 3 माह तक 2 माह तक ये पानी खुश्क नहीं होगा, जिसकी वजह से आम के जो दरख्त हैं वो गिर भी रहे हैं और उसके बाद वो खुश्क भी हो जाएंगे। और बाकी कपास की फसल जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर होगी और हो भी रही होगी मुजफ्फरगढ़ के अंदर, जहां पे पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है, क्योंकि 95% जो कपास है पंजाब की वो जनूबी पंजाब में पैदा होती है, तो उसको बहुत ज्यादा खतरात लायक हैं। लेकिन जो बिल्कुल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि मुतासरीन की सबसे बड़ी मुश्किलात क्या हैं और क्या फ्लड कैंप्स में खाने पीने इलाज की सहूलियात हैं, इमदादी सरगर्मियां कैसी चल रही हैं, ये भी जरा उस हवाले से रिपोर्ट करें। जी बिल्कुल, जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहां पे जो मुतासरीन है सैलाब के उनको खाना भी दिया जा रहा है, उनको अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे पानी उन इलाकों तक पहुंच रहा है जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा, तो उनके सैलाब मुतासरीन अब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो ऐलानात किए गए रेस्क्यू की तरफ से मसाजिद में ऐलान किए गए, लेकिन लोग जो है वो निकलने को तैयार नहीं थे, अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे इलाकों में पानी पहुंच रहा है सैलाब मुतासरीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है और उनकी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। और इंतजामिया को मजीद खैमों का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि जो मजीद लोग हैं उनको भी जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। इस वक्त भी जो बेट के इलाके के लोग हैं वो रोड के ऊपर कल भी बेसरो सामानी की हालत में मौजूद है। हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर फुटेज भी चल रही है, बिल्कुल हम देख रहे हैं ये सारी चीजें। मुझे इमरान ये बताएगा कि अभी तक कितने लोग जो है वो कैंप्स में पनाह लिए हुए हैं, कोई तादाद आपको पता है? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे जो है तादाद बढ़ा के जो है वो 88 कर दी गई थी खैमा बस्तियों की। और उसके बाद जो है कल जो आने वाला पानी है जो कल दाखिल हुआ है और जो आज रात को दाखिल हुआ है, उसके बाद मजीद सैलाब मुतासरीन हैं जो पहले उन्होंने अपना इलाका खाली नहीं किया, अब वो बाहर आ रहे हैं। तो अब ये कैंपों की तादाद जो है इसको बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जो मेडिकल की खास तौर के ऊपर फैसिलिटीज है वो तो उनको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जो खवातीन है उनका ये कहना था कि उनके लिए वॉशरूम का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। और आज भी सड़क किनारे काफी सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो बगैर सरो समाने की हालत में है, और जो मुखैर हज़रात हैं जो लंगर वगैरह तकसीम कर जाते हैं वो तो उन तक पहुंच जाता है, लेकिन उन तक अभी तक हुकूमती इमदाद नहीं पहुंची। और ये जो सैलाब मुतासरीन है, कल मरीम नवाज साहबा ने जिस रोड के ऊपर विजिट किया जहां पे सारा दिन सरकारी गाड़ियां वहां पे चलती रही, लेकिन वो उन सैलाब मुतासरीन को उनकी मदद नहीं की, बल्कि उनको उन्होंने वहां से उठा दिया कि यहां से प्रोटोकॉल गुजरेगा। वो बेचारे फिर क्योंकि उनका भी कसूर है, जब ऐलानात किए गए उस वक्त वो वहां से नहीं निकले, लेकिन जब पानी आया तो वो वहां से निकल के रोड के ऊपर आ गए। लेकिन उसमें भी हुकूमत का फर्ज बनता है कि जो लोग अब रोड के ऊपर आ चुके हैं उनको भी खैमा बस्तियां फराम की जाएं और उनको भी खाना और राशन फराम किया जाए, क्योंकि उनको भी खाने और राशन की उतनी ही जरूरत है। ये जो ज्यादातर लोग हैं इनका जरिया मुआश ज़राअत है, लाइफ स्टॉक है, वो दोनों इस वक्त जो है सैलाब की नजर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे अब खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दूध की जरूरत है, वहां पे साफ पानी की किल्लत का मसला पैदा हो चुका है। तो इंतजामिया को अब बड़े इंतजाम, बड़े स्टेप्स उठाना पड़ेंगे। जैसे जैसे पानी उन इलाकों में दाखिल हो रहा है जहां पे आज से पहले दाखिल नहीं हुआ, उनके सैलाब मुतासरीन भी अब सामने आएंगे और उनको भी रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके राशन और दीगर एशिया बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इमरान अरशद, ब्यूरो चीफ मुल्तान, जो कि मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के इर्द गिर्द जितने भी देहात हैं वो ज़ेरे आब आए उनके बारे में बताया है। ऐसे भी देहात हैं जिनका जो है कोई कनेक्टिविटी जो है वहाँ मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला वहाँ जो फेस कर रहे हैं मुल्तान और उसके कितने के डिफरेंट अजला, कुछ डिफरेंट डिविजन्स के वहाँ जो है वो कैंप्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है। कैंप्स की तादाद कम है, लोग खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ा दूसरा मसला जो रिपोर्ट हुआ है कि ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन के लिए प्रॉपर वॉशरूम नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो जा सकें और कोई अपनी जो है ऑब्वियसली बीइंग अ वुमेन बहुत से मसाइल होते हैं औरतों के हवाले से। बच्चों के दूध की बहुत अच्छा ज़रूरत है और अब तक के मुताबिक 37 लाख से ज़ायद अफराद जो है सैलाब से मुतासर हो गए हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कहते हैं ना कि दिन का आगाज़ ही बहुत अफसोसनाक तरीके से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक एक जो जगह है, डिवीजन
इन्वेजन है, वो सैलाब की नज़र इस वक्त हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने व्यूअर्स को बार बार सिचुएशन से आगाह करें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं उन होनहार तालिब और तालिबात थी जिन्होंने एक बार फिर दुनिया को ये साबित कर दिया कि हमारा तालीमी मुस्तकबिल कितना रोशन है। हाल में बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके में मुनक्किद होने वाली एक शानदार और इंतहाई मुसाबकती बैनुल-अक़वामी स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स मुकाबले में बासलाहियत तालिबात ने शानदार कामयाबी हासिल करके मुल्क व कौम का नाम जो है रोशन कर दिया है। इस आलमी सतह के मुकाबले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दर्जनों स्कूल्स और सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया, लेकिन नन्ही मगर कहते हैं ज़हीन तालिबात ने अपनी सलाहियत और खुद एतमादी, तख्लीकी सोच और अनथक मेहनत के बलबूते पर सबको पीछे छोड़ दिया। इन्हीं तालिबात में एक हैं हाला वसीम और दूसरी है समीमा शहाब ने अपनी शानदार कारकर्दगी के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपने स्कूल के लिए भी तारीख रकम कर दी है। इनकी टीम ने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर यह साबित कर दिया है कि अगर बच्चों को मियारी तालीम, सही रहनुमाई और मौके फराहम किए जाएँ तो वो किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। ये कामयाबी महज एक इनाम जीतने तक महदूद नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के बच्चे मुस्तकबिल में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया की क़यादत करने की सलाहियत रखते हैं। आज हम इन्हीं होनहार तालिबात से गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं वेलकम करती हूँ हाला को और समीमा को। अस्सलाम वालेकुम हाला। वालेकुम अस्सलाम। और अस्सलाम वालेकुम समीमा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो आप लोगों को पहले बहुत बहुत मुबारक हो हाला अबाउट सच अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द गोल्ड मेडल एंड अ ब्रॉन्ज मेडल। तो मैं हाला आपसे सबसे पहले बात करूंगी कि स्टेम है क्या, ये प्रोजेक्ट क्या था और कैसे बनाया और कैसे एंट्री आप लोगों ने ली? STEM बेसिकली स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब STEM से आगे भी फर्दर काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एग्रीकल्चरल साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी आगे। सो मैंने चूज़ किया था एग्रीकल्चरल साइंस। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो। सो मैंने एग्रीकल्चरल साइंस में इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट ग्रोथ का टॉपिक चूज़ किया, जिसमें बेसिकली हम एक सोल्यूशन दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान कम्स इन द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज। तो नाउ इट्स ऑन द टॉप 5। या एग्जैक्टली। तो मैं कुछ ऐसा चाहती थी जो पाकिस्तान की सिटीज़ को प्योरीफाई कर दे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा चीज़ ढूंढे जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। हम लोग ये बात ज़रूर करते हैं कि ह्यूमंस को अस्थमा हो रहा है, क्यों हो रहा है? स्मोक की वजह से हो रहा है, ये पोल्यूशन मतलब फैक्ट्री से पोल्यूशन निकल रही है, तो ये हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना कुछ अलग करें जिसके बारे में बात ही नहीं होती। सो मैंने अपनी मामा बाबा से बात की, मैंने कुछ आइडियाज़ देखे, तो मुझे प्लांट्स की बात में या मेरे दिमाग में प्लांट्स आर द मेजर सोर्स इन कर्बिंग पोल्यूशन। एग्जैक्टली। तो क्या आप उसके ऊपर लेकर आई, क्या एंडिंग क्या था उसका? एंडिंग ये थी कि मैं चाहती थी कि इससे प्लांट्स भी प्योरीफाई हो जाए और ह्यूमंस के लिए भी ये बेनिफिशियल हो। तो मैंने एक एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम बनाया जिसमें मैंने सबसे पहले तो सारे सेंसर्स इंस्टॉल किए, जो कि सबसे पहले था गैस सेंसर। गैस सेंसर में आप वो सारी हार्मफुल गैसेस करेगा डिटेक्ट, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन और बाकी सारी। उसको करके एक मेरा था रेन सेंसर एट द एंड। तो वो रेन सेंसर जब वो सारा कुछ मतलब गैस सेंसर डिटेक्ट करेगा तो वो रेन सेंसर स्टार्ट होगा और साथ एक एग्जॉस्ट टाइप लगा हुआ था, फैन था, जो कि वो सारा कुछ प्योरीफाई करेगा। सो जब रेन सेंसर स्टार्ट होगा देयर वर लाइक अ वॉल ऑफ प्लांट्स, ग्रीन वॉल जिसको कहते हैं, सबने सुना होगा। सो वो ग्रीन वॉल के थ्रू जब पानी जा रहा है तो वो सारी जो क्लीन एयर आ रही है, क्योंकि वो प्लांट्स के थ्रू जा रहा है एंड प्लांट्स क्लीन एयर देती है। एग्जैक्टली। तो वो उसके थ्रू क्लीन एयर आ रही है, इसीलिए मैंने ये बनाया था। ये तो बल्कि आपको पाकिस्तान के क्लाइमेट के इदारों को देना चाहिए ये प्रोजेक्ट। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, मैं समीमा की तरफ जाऊंगी। समीमा, आपका प्रोजेक्ट कौन सा था? मेरा प्रोजेक्ट वाटर प्योरिफिकेशन का था। वाटर प्योरिफिकेशन का। अच्छा, तो क्या बनाया था उसमें? उसमें वो जिसमें वाटर, जो डर्टी वाटर होता है ना, वो जो पाकिस्तान में हर जगह डर्टी वाटर है, तो मैंने सोचा था कि वाटर प्योरिफिकेशन बनाऊं ताकि वो क्लीन वाटर आए। कंटेमिनेटेड वाटर को क्लीन किया था आपने, तो उसके लिए क्या आपके पीछे एक टेक्नोलॉजी आप लेकर आई थी?
तो मैंने वो बॉक्सेस बनाए थे जिसके अंदर वो सारी उनके अंदर चीज़ें थी, जिसके अंदर ग्रेवल थी, सैंड, चारकोल और कॉटन। उसमें से वो पहले हम डर्टी वाटर, वो पहले उसे सब कुछ, वो जो इंग्रेडिएंट्स होते थे ना, वो उन्हें एब्जॉर्व कर देते थे। ठीक है। लेकिन वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, वो फिर भी उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, तो उसके हमें सन के अंदर रखना होता है तो 3 to 8 आवर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। हाँ। तो उससे वाटर क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है हाला, ये स्टेम सीखा कहाँ से, किसी प्रोफेशनल से सीखा, एंड यू नो हाउ डिड यू गो अबाउट इट? क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग आप, यू आर जस्ट 13, तो ये आइडिया कहाँ से आया था? आइडिया ऐसे आया था कि फर्स्टली स्टेम तो मैंने स्कूल से ही सीखी। स्कूल में ही हमें मतलब वो साइंस पढ़ाते हैं, तो मुझे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, प्रोजेक्ट्स वगैरह। यस, एग्जैक्टली। एंड हमारे स्कूल में कुछ ऐसे मतलब एग्जीबिशंस होती हैं साइंस से रिलेटेड, तो मुझे एक आइडिया इधर से भी आया कि मैं कुछ साइंस रिलेटेड ही बना लूँ, जो कि मतलब पाकिस्तान को भी बेनिफिट दे रहा है और वैसे भी बहुत कि प्लांट्स के लिए भी अच्छा है एंड फॉर द ह्यूमंस ऑल्सो। अच्छा, तो आपने फिर आइडिया जनरेट किया ये वाला, तो इसकी एंट्री कैसे हुई और कैसे प्रपोजल आया बाहर से, एंड हु चूज यू फ्रॉम द स्कूल? सो बेसिकली हमारे स्कूल में कॉन्टेस्ट हुआ नेम्ड अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड नोन एज AMO, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इट वाज अ मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट। ठीक है। सो दैट उसमें मैंने ऑनरेबल मेंशन अवार्ड विन किया, जिसने मुझे क्वालिफाई कर दिया आगे ग्लोबल फाइनल के लिए। अब ग्लोबल फाइनल आगे UK एंड US में था, सो आई चोज UK एंड देन वहाँ पर फिर उन्होंने हमारा एक इंटरव्यू लिया विच इज़ नोन एज वर्चुअल फाइनल्स, IWISE ने लिया, एंड उसमें वी हैड ब्रिटिश जजेस। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट देखा, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए एंड देन आई टोल्ड देम द आंसर्स। उन्होंने दैट वाज वर्चुअल? यस, दैट वाज वर्चुअल ऑन एन गूगल मीट। ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू था वो बेसिकली। ठीक है। तो उसमें सिलेक्शन हो गई हमारी और फिर हम फाइनली आगे UK चले गए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ पेश आए, कि आपने सोचा कि ये तो प्रोजेक्ट इज़ नॉट वर्किंग, आई शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स, या कोई जो होता है ना कि ऑब्वियसली व्हेन आप जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें बहुत से चैलेंजेस भी आ जाते हैं। सो प्रोजेक्ट मेकिंग वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि सेंसर्स हैं, और वो तो खैर क्या उसका नाम था, सेंसर्स हमें मिल गए थे, बट जो असल मेजर इशू था वो था लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन। कितना टाइम मिला था? हमें बहुत कम टाइम था, लाइक क्योंकि हमने वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया था, तो वीज़ा जब आया तो उसके बाद हमारे पास 1 मंथ से कम टाइम था। अच्छा। सो हमने अब प्रोजेक्ट उसी में बिल्ड करना था, एंड हमें सही डाटा के लिए हमें जो सही ग्राफ्स बनाने थे उसके लिए हमारे पास सही टाइम नहीं था, तो उसको मैंने सिर्फ इन 2 days मैंने उसको फिनिश किया था। सो सबसे बड़ा चैलेंज ये था। बाकी सेकंड चैलेंज था कि उसको एयरपोर्ट के थ्रू लेकर जाना, बिकॉज इट वाज रियली बिग इन साइज, उसमें हमने काफ़ी कुछ शो करना था। तो एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तान एयरपोर्ट से हम जा रहे थे, तो दे सेड कि यू हैव टू ओपन इट एंड शो अस ये क्या है। ओके। सो हमने काफ़ी पैकिंग की हुई थी, टेप्स एंड थर्माकोल, सो वी ओपन एंड हमने उनको बताया कि हम इसलिए जा रहे हैं, एंड थैंकफुली हमारे पास IWISE की तरफ से इनविटेशन लेटर था, तो हमने उनको वो दिखाया एंड देन इट वाज अप्रूव्ड। Then you packed it again. Yeah, we have to pack. It was a tough call. Yes, it was. कितना बड़ा प्रोजेक्ट था? You can say like this size. It was really big, क्योंकि हमने उसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दिखाना था, और खाली हमने हाउसेज नहीं बल्कि प्लांट्स और फार्म्स भी दिखाने। तो जो मैकेनिज्म था, सेंसर्स, चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी है? जी बिल्कुल अवेलेबल थी, सब कुछ मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। अगर आप ढूंढें तो काफ़ी जगह थी, मेरे लाइक घर के पास था जहाँ पे मुझे सब कुछ मिल गया था, एंड उसमें हमने रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ किया था। अच्छा, जो आपके घर में अवेलेबल होगा जी, क्योंकि हम पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हम उसको एक्सपेंसिव बजट के साथ नहीं लेकर जाएंगे। तो कितने बजट का बन गया था प्रोजेक्ट? It was under 10K. So मतलब under 10K? Yes, because it was not expensive. बाकी जो मेहनत वगैरह है उसके आप देख लें, वरना तो it was not very. समीमा, आप बताएं आपका प्रोजेक्ट जो था वो कितना बड़ा था, क्या हर्डल्स आपको आई प्रोजेक्ट के अंदर? मेरे प्रोजेक्ट में जो आया था ना, वो जो ग्रेवल, सैंड और जो चारकोल होती है, हम वो वहाँ एयरपोर्ट पर नहीं लेकर जा सकते थे, तो हमें वहाँ से ऑर्डर करना पड़ा था। बाकी हम जो बॉक्सेस हमने उसे पैकिंग वहीं बनाया था फिर जाके? हमने वहाँ उसके अंदर चीज़ें बस डाल दी थी, बाकी तो बना हुआ था। बाकी बनाया हुआ था। तो ये एक हर्डल थी। और बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? बनाते वक्त प्रॉब्लम। Who helped you? मम्मा
और पापा और मामा पापा दोनों ने हेल्प की थी? हाँ, और हम एक वो यूनिवर्सिटी गए थे लम्स के, उनने हमें बॉक्सेस वो हमें हेल्प की थी बनवाने में। हाँ, स्टेम सेल्स का तो मेन कोर्स भी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब गोल्ड मेडल मिला और आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला, पहले मैं हालांकि दूंगी, तो क्या सिचुएशन थी? कभी सोचा था कि यू विल विन गोल्ड मेडल? कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, कितने पार्टिसिपेंट्स थे? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल मिला। सेकेंडली पार्टिसिपेंट्स दे वर मोर देन 1000 क्योंकि दे वर 20 कंट्रीज, तो there were many other countries like Mexico, Indonesia, Iran, Iraq, Morocco, Kazakhstan, Azerbaijan, Pakistan and many more. So जब गोल्ड मेडल मिला, पहले तो मुझे अपने पे यकीन थोड़ा बहुत तो था ही और अल्लाह ताला पे था कि इंशाल्लाह कुछ तो मिल जाएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब मिला तो यू नो इट वाज अ लिटिल शॉकिंग और थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, लेकिन फिर 20 कंट्रीज में से यू आर द ओनली पर्सन हु गॉट द गोल्ड मेडल? नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जी, ओवरऑल था सब कैटेगरीज में, बट डिफरेंट कंट्रीज और को भी, जैसे यूनाइटेड किंगडम भी था वहाँ पर, ठीक है, तो उनमें से भी किसी को मिला था गोल्ड मेडल। बाकी इंडोनेशिया को भी मिला था, पोलैंड को भी मिला। अच्छा, आपने जब दूसरों के प्रोजेक्ट्स देखे तो एक होता है ना कि एक आता है कि यार ये शायद मैं और अच्छा कर लेती, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स इन यू कि शायद ऑब्वियसली व्हेन यू आर इंटरनेशनली आप जाते हो तो आपको बहुत सी सोच भी आती है, तो कोई ऐसी चीज़ थी? बिल्कुल, मेरे सामने काफ़ी बूथ्स थे और एक तो था प्रोजेक्ट जो मेरे साथ थोड़ा बहुत सिमिलर था, तो मुझे लगा कि क्या पता इसको मिल जाए मुझे ना मिले, तो उधर मैं थोड़ी सी लूज़ हो रही थी थॉट। तो लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, कर लोगी। सो इधर तो मैं अपने पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे ना करते ना मोटिवेट, तो मैं अपनी होप तो लूज़ कर चुकी थी। ओके, वेरी नाइस। और समीमा को लास्ट मैसेज दोगी लोगों को जल्दी से, क्विक? कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक ब्राउन्स मेडल मिला है, क्योंकि मैं पहले डाउट कर रही थी कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बाकी के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया, तो मैं शुक्र अदा। That means that your hard work is done and you know you achieved something. Thank you so much Hala Wasim, thank you so much Sameema Shahab. It's again a very informative session. पाकिस्तान की 2 होनहार बच्चियाँ जिन्होंने UK में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एक गोल्ड मेडल जीता है, एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और स्टेम्स की बात करें तो स्टेम एक ऐसा एक नया एक टेक्निक आ चुकी है जहां से आप कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें बना सकते हो, पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करके एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हो। और पाकिस्तान में ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी ज़रूरत है और हमारे माशरे की बेहतरी के लिए भी ऐसे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और जो ये बच्चियाँ कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं, आई होप ये इदारे सुन रहे हों, और जो पाकिस्तान का हालिया हाल है सैलाब के अंदर, वेदर के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वहाँ भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और इदारों को भी नए कॉन्सेप्ट्स की अशद जरूरत है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल कहते हैं कि जानवर मारखोर के हवाले से हम आपको एक अहम अपडेट देते हैं कि पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब ज़ूल कर ली है, मगर इस बार किसी कुदरती हुस्न या जंगली हयाल के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से नहीं, बल्कि एक गैर मामूली रिकॉर्ड तोड़ने वाली नीलामी के बायस। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग के तहत मारखोर के शिकार का सबसे महंगा परमिट 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की खतीर रकम में नीलाम हुआ है। ये नीलामी गिलगित में महकमा फॉरेस्ट पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ कॉम्प्लेक्स में हुई, जहां शिकार के शौकीन अफराद और मुंतज़मीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर शिकार सीजन 2025 से 2026 के लिए 118 परमिट्स नीलाम किए गए, जिनमें 4 अस्तूर मारखोर, 6 हिमालयी आइबेक्स और 14 नीली भेड़ शामिल थीं। सबसे महंगा परमिट जो है नंगा पर्वत के रेस्क्यू एरिया के लिए $3,70,000 की बोली पर फरोख्त हुआ, जो दुनिया भर में मारखोर के शिकार का अब तक सबसे महंगा परमिट करार दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता साल सबसे ज़्यादा बोली $1,61,000 तक गई थी, यानी महज एक साल में कीमत दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। यही नहीं, नीली भेड़ और आइबेक्स के परमिट्स की बुनियादी कीमतें भी कई
कई गुना बढ़ा दी गई हैं। ये बज़ाहिर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्बत कदम दिखाई देता है, क्योंकि ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम के तहत हासिल होने वाली आमदनी का 80% हिस्सा मकामी कम्यूनिटीज़ को मिलता है, जो इसे तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों पर खर्च करती है। यही वजह है कि इस प्रोग्राम को नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की कामयाबी कहानी कहा जाता है। और लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मुंतज़मीन और टूर ऑपरेटर्स ख़बरदार हैं कि फ़ीसों में अचानक इजाफा गैर मुल्की क्लाउड्स की दिलचस्पी को कम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मुकामी लोगों के रोज़गार पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मुसाबकत भी पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में कमज़ोर पड़ रही है। मिसाल के तौर पर ताजिकिस्तान में मारखोर के शिकार की लागत $1,60,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान में अब ये लागत तकरीबन दुगनी हो चुकी है। ये सूरत हाल हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी मईशत को मजबूत बना रहे हैं, या फिर ज़्यादा मुनाफे की दौड़ में एक कामयाब प्रोग्राम को ख़तरे में डाल रहे हैं। मारखोर, जो कि पाकिस्तान के पहाड़ों की नापैद होने के करीब था, आज ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम की बदौलत दोबारा अपनी आबादी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर पॉलिसियों में तवाज़न ना रखा गया तो मुमकिन है कि आने वाले बरसों में ये कामयाब मॉडल ही ज़वाल का शिकार हो जाए। आखिरकार सवाल ये है कि क्या हम इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर मिसाल बनाकर मकामी कम्यूनिटीज़ के लिए खुशहाली ला सकते हैं, या बढ़ती हुई कीमतें इसे नाकामी की तरफ धकेल देंगी। तो इसी लिहाज से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि मारखोर जो है पाकिस्तान का एक नेशनल एनिमल है, जो कि नापैद हो गया था, लेकिन एक प्रोग्राम के तहत जो है वो कहा गया है कि इसकी नस्ल बढ़ाई जा रही है और ये एक नायाब जानवर है। ये हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि ऐसे जानवर जो हैं अब दुनिया में बहुत कम हैं और पाकिस्तान इस जानवर से वाकई कहते हैं कि पहचाना जाता है। ना सिर्फ पहचाना जाता है बल्कि लाखों लोगों का सबब बनता है कि यहाँ के शिकार के तौर पे जो है इस जानवर को कहते हैं कि पूरे पैमाने पर इसकी बोली लगाई जाती है। तो आज हमने आपको इस न्यूज़ से आगाह किया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वाइल्ड लाइफ सेक्टर के हवाले से। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत पर नजर डालेंगे, मगर उससे पहले हम डैम्स के ऊपर बात कर लें। पाकिस्तान में पानी के मसाइल और डैम्स की तामीर बरसों से बहस जो है वो जारी है। अक्सर औकात कालाबाग डैम को वाहिद हल करार दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क में 3 बड़े मनसूबे द्यामर भाषा, दासू और मेहमन डैम जेर तामीर है, जबकि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ हुकूमत और निजी इदारे छोटे डैम्स और जदीद स्टोरेज सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी वो भी मुतारिफ करवाने से अभी तक कासिर हैं, ताकि पानी को ज़ख़ीरा बनाया जा सके, बुखारात में ज़ाया होने से बचा जा सके। ये भी हकीकत है कि बड़े डैम्स हमेशा सैलाब को नहीं रोकते, बल्कि बाज़ औक़ात तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं, क्योंकि जब ये बारिश और सैलाबी पानी को रोकते हैं तो दबाव बढ़ने के बाद गेट खोल दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में जो इलाकों में तबाही जो है ज़्यादा फैल जाती है। माजी में भी मकबूजा कश्मीर के मधु डैम और सलाल डैम के दरवाजे खोलने से पंजाब शदीद तबाही देखी गई और मुतासर हुआ। इस सूरत हाल ने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि क्या हमें बड़े डैम्स की बजाय छोटे डैम, जदीद टेक्नोलॉजी, नहरों की बहाली और दरियाओं के रास्ते को महफूज रखने पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी दौरान जो है आलमी नजरनामा में हम बात करें तो एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन ने जापान की जंग अजीम 2 में शिकस्त की 80वीं सालगिरह के मौके पर बीजिंग पर शानदार फौजी परेड मुनक्किद की, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस तकरीब में रूसी सदर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा और ईरान के सदर भी शरीक थे, मगर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दावत नहीं दी गई। चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी अपने खिताब में वाज़ेह किया है कि दुनिया आज अमन और जंग के दरमियान एक अहम मोड़ पर खड़ी है। मुल्की सियासत का मंजर आमा भी अक्सर तब्दील होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट किया है और अरकान ईवान से बाहर आ गए और इस दौरान बानी PTI की रिहाई के हक में नारेबाजी भी की गई। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारा आईनी पार्लिमानी हक छीना जा रहा है, इसीलिए हम अवामी असम्बली लगा रहे हैं। ये तमाम मौज़ूआत डैम्स, पानी पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे, सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई हमें कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें, जिनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सीनियर नासिर बेग चुगताई हमें कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें। बेग साहब सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ
जी नासिर बेग चुगताई साहब, आपसे मैं सबसे पहले एक सवाल करूंगी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अरे जी, थोड़ी आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन लेवल में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे पहले हम डैम्स के हवाले से बात करते हैं। कालाबाड़ डैम के बगैर पाकिस्तान के मसाइल क्या हल हो सकते हैं कि नहीं होंगे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आई थिंक आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, तो जैसे ही वापस आती है मैं आपसे पूछती हूँ। तो दो बड़ी जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटिक्स सियासत के हवाले से, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहते हैं ना कि जंग अज़ीम 2 की 80वीं सालगिरह के मौके पर जो है मदऊ किया गया है, और ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। जबकि दूसरी जानब जो है भारत के नरेंद्र मोदी को वहाँ मदऊ नहीं किया गया। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान अपने स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान जो है इस खित्ते में एक कहते हैं ना कि अहम रोल भी अदा कर रहा है। उसके बाद मजबूती भी पकड़ा है, जो कि पाकिस्तान के कहते हैं ना कि नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा टैग जो है वो साथ लग गया है। और अगर हम दूसरी जानब बात करें तो इस दौरान जो है बानी PTI की रिहाई के नारे भी जो लगाए गए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है। सलाम में गुम हो गई थी। अच्छा, मैं सलाम में गुम हो गई थी, लेकिन हम थोड़ी सी सियासत पे पहले नजर डाल लें। हाँ, आ जाए बिल्कुल। सियासत पे बात करते हैं, चीन के ऊपर बात करते हैं कि चीन की परेड पे वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत और मोदी को नजरअंदाज किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना सियासत, तो ये चीन सियासत नहीं है। चीन एक आलमी फिनोमेना है इस वक्त। चीन एक ऑल्टरनेट सुपर पावर बन के सामने आ रहा है। चीन ने अमेरिका का मुतबादिल बन के सामने आया है। उसने डिक्लेयर किया है कल, एक दाएं तरफ मिस्टर प्यूटन थे, बाएं तरफ शुमाली कोरिया था, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहली सफ में। और ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ थी कि मेरे साथ ये सब लोग हैं, और मेरे साथ 46 ममालिक हैं, 26 आज भी मेरे पास स्टेज पर मौजूद हैं, सलामी के चबूतरे में मौजूद हैं। और बहुत शानदार तकरीर की उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त तकरीर की इस्तेसाल के ख़िलाफ़, मुल्कों के ताल्लुकात के बारे में। साथ साथ उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि अब धौंस धमकी और तोसी पसंदी कि जो खारजा पॉलिसी है वो नहीं चलेगी, अब इसकी मज़ाहमत की जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहला बयान जो दिया उसमें तो तंज़िया अंदाज था। दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि बहुत शानदार परेड थी, और परेड में उन्होंने जो अपने इक्विपमेंट शो किए हैं, आलात जर्राही जैसे हम कहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो बड़े खौफनाक हैं। अच्छा। वो इतने ज़बरदस्त हैं, आप यू कैन इमेजिन कि अंडरग्राउंड सबमरीन ड्रोन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये फर्स्ट टाइम सुना है हम लोगों ने कि ऐसी कोई चीज़ है। फिर ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये तो आम बात है। जौहरी मिसाइल आम बात है, और उन पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर, ये नहीं कि छुपा रहे हैं उसको। तो ये बड़ी ताल्लुकात में एक नया टर्न है, नया ग्रुप है, नई सफबंदी हो रही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एब्सेंस है वो यूरोप की है और जनूबी कोरिया की है। जनूबी कोरिया 2010 में इनके साथ खड़ा हुआ था स्टेज पर। इस बार उन्होंने भेजा है पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को। गल्फ कंट्रीज ने मेरे ख्याल चॉइस नहीं किया आना, तो उनका एब्सेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान की भरपूर पार्टिसिपेशन, पाकिस्तानी नासिर बेग चुगताई साहब, आप इसको फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हुए तो नहीं देख रहे? एक नया ब्लॉक जो है कायम हो रहा है, और पाकिस्तान जो है हर चीज में जो है वो शामिल है। ये सब ब्लॉक मैंने कहा ना, ये मुतबादिल क़यादत दुनिया की। पहले दुनिया सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, हमारी गलती भी थी उसके अंदर, यूनिपोलर हो गई थी। अमेरिका की धांधली, अमेरिका की धौंस, अमेरिकी जबर, वो सब पे आ गया था कि डू इट और विल डू इट वाली बात थी। अब सूरत हाल ये है कि उनका जुमला है प्रेसिडेंट शी का कि द वर्ल्ड will not remain unipolar, it will not be multipolar, it will be
एक्स्ट्रा मल्टीपोलर, मतलब कल कई ममालिक के साथ ये ग्रुप सामने आ रहा है। और ज़ाहिर है रूस की ताकत आपके सामने है। रूस के पास मिसाइल, एटमी मिसाइल चीन से ज़्यादा है, अमेरिका के मुकाबले पर है, बड़ी ताकत बन जाती है। और उसके साथ साथ आप देखें हिंदुस्तान वाले पीछे पीछे लगे हुए थे, कभी हाथ पकड़ रहे थे, कभी हाथ चूमने की कोशिश कर रहे थे, कभी पुतिन के साथ बैठ के मुकालमेबाजी कर रहे थे उनको ले जाके खींच के ले जा रहे थे प्रेसिडेंट शी के पास कि मेरी दोस्ती करा दो। ये विजुअल्स हैं, ये ऑप्टिक्स हैं पूरे, जो सबने देखे, मजाक भी उनका उड़ाया। अच्छा, भारत के लिए एक बहुत वीक मोमेंट नजर आ रहा है उनकी। एक तो क़यादत जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करें तो बहुत वीक कैंडिडेट के तौर पर वो जगह जगह जा रहे हैं। और दूसरी मैं एक बात आपसे यहाँ पूछना चाह रही हूँ कि इस खित्ते में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों के बाद? देखिए, एक बात तो बहुत वाज़ेह होगी ना कि इंडिया को बता दिया गया कि भाई साहब, श्रीमान जी, आप वाहिद ताकत नहीं है खत्ते के अंदर। खत्ते में आपको के दांत तोड़ने वाले मुल्क मौजूद हैं, आपकी बत्तीसी निकालने वाले मुल्क मौजूद हैं, और पाकिस्तान ने करके दिखा दिया मई में। तो ये तो वाज़ेह हो गया। उसके बाद अमेरिका ने उनको आंखें दिखाई, 25 + 25 टैरिफ इक्वल टू 50%, अब 25 मजीद वो शायद लाना चाह रहे हैं अमेरिका। तो अब खत्ते के अंदर, तो खत्ते में छोड़ें आप, आलमी मरकज़ भी बहुत ज़्यादा बेचारगी का है उनका। मुझे इस बात पर कल बहुत ज़्यादा तरस आया है कि उनको फ़िनलैंड से सपोर्ट मिली है इंडिया को। फ़िनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो ताकत का मुजाहरा किया चाइना ने, ये बहुत ज़्यादा संगीन है और बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है चाइना, तो अब मगरिब को कोई स्टेप लेना होगा। देन व्हाट इज सजेस्ट पुअर फिनलैंड कि जनाब आप इंडिया को वक़ार के साथ डील करें, इंडिया के बारे में पुरवकार पॉलिसी तैयार करें। तब इंडिया फिनलैंड वगैरह से, ऐसे मुल्कों से सिफारिशें कराएगा। लेकिन मेरा ख्याल ये यूरोप भी अब कुछ समझ गया है पहलगाम के बाद कि कुछ गड़बड़ तो है, कि महाशय ने अपने तौर पर किया सब कुछ और उसके बाद फरार हो गए। FIR से भी आधे घंटे में FIR हो गई पाकिस्तान के खिलाफ। फिर अब जो भी नाम उन्होंने दिए 4 महीने के बाद, ज़ाहिर है कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे थे हिंदुस्तान वाले सिक्योरिटी काउंसिल का। वो एक मसला और शिकार हो जाएगा खड्डे में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंडिया की जो सिचुएशन है वैसी बहुत वीक नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, हम थोड़े से डैम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़े इशू से गुजर रहा है, तो मुझे ये बताइएगा कि कालाबाग डैम के ऊपर आप क्या समझते हैं, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कि पाकिस्तान में जो फ्लड सिचुएशन है वो काला डैम का हल है ना? मैंने एक कल भी जगह अर्ज किया था, कालाबाग डैम की फाइल प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बंद कर दी थी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने सिंध आकर पीपल्स पार्टी के बगैर, वो अंदाज़ा लगा लें, जो कौम परस्त हैं हमारे, उनसे बहुत बड़ी एक मीटिंग की थी, कोई 3-4 घंटे की मीटिंग थी हैदराबाद में, कराची में नहीं। और उसमें बहुत से उठे थे सवालात। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बहुत से जवाब अच्छे दिए थे और उनके पास बहुत से के जवाब नहीं थे, और जवाब तरबीला के एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी के बारे में थे कि वहाँ जब एग्रीमेंट खिलाफ वर्जी हो गई तमाम गारंटीज़ के बावजूद, तो यहाँ क्या गारंटीज़ हैं। तो एनीवे वो फाइल बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसके मुखालफत की। अब गंडापुर साहब हिमायत कर रहे हैं, पता नहीं किस जगह से फाइल लेकर आए वो झाड़ा पहुँच के, और उनकी हिमायत अज़मा बुखारी साहिबा ने की है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट एज सच पूरी तरह खामोश है, उनको अंदाज़ा है सूरत हाल का। सिंध मुखालिफ है, बलूचिस्तान मुखालिफ है। सिंध में की करारदाद मंजूर हो चुकी है, KP की करारदाद मंजूर हो चुकी है डैम के खिलाफ, बलूचिस्तान की करारदाद मौजूद है डैम के खिलाफ। ऐसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि ये डैम इत्तफाक राय से नहीं बनेगा तो मैं नहीं बनाऊंगा। इत्तफाक राय नहीं है, इत्तफाक राय नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात ये कुछ पूछ रही थी मुझसे आप?
मैं ये पूछना चाह रही थी आपको कि ठीक है कालाबाग तो नहीं बनता, तो बड़े डैम्स को सैलाब के रोकने का आपको समझते हैं कि हल समझा जाता है कि छोटे छोटे डैम्स जो है बनाकर इस हल को मजीद कितना के तलाश करना चाहिए? अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बड़े डैम जो हैं वो सैलाब रोकते हैं। मैं कहता हूँ बड़े डैम सैलाब लेकर आते हैं। बड़े डैम सैलाब लेकर आते हैं बिकॉज जो उनके जब गेट खुलते हैं जब उनके गेट खुलते हैं तो पानी का रेला बाहर आता है, और पानी का रेला पहले तो खुश्क इलाके को तर करता है, फिर दूसरा रेला आता है वो पानी जमा करता है, फिर तीसरा रेला आता है जो सैलाब लेके आता है। उसके बाद जो कुछ जो ये एग्जैक्टली जो ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ है, मदो डैम है, सलाल डैम है, और डैम है, अखनूर से पानी फिर अब आ रहा है हमारे पीछे पीछे। पहला रेला तो हमारा भी गुजरा नहीं है। अच्छा बेग साहब, जब भी सैलाब आता है बैंड्स की जो डैम्स की जो है वो बहस शुरू हो जाती है। 2022 का सैलाब आया, डैम शुरू हो गया। अब जो सैलाब आ रहा है अभी हम डैम्स की बात कर रहे हैं। 365 दिन में हम कोई उसको लाहे अमल नहीं लेकर आते, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती। अगले साल ये कहा जा रहा है कि इससे बदतर मानसून आएगा, 33% ज्यादा जो है बारिशें मुतवक्के हैं। तो क्या करना चाहिए? दिस इज द राइट टाइम टू थिंक। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर थिंकिंग इस पर अच्छी खासी हुई है। पंजाब में भी हुई है। अभी तो आया ना 80 डैम्स बनाएंगे, 80 डैम बनाएंगे। 80 डैम का मतलब ये मंगला डैम नहीं है या कालाबाग डैम नहीं है। 80 डैम का मतलब है छोटे स्मॉल स्मार्ट डैम बनाएंगे। फिर कहते हैं 80 में रिजर्वायर शामिल हैं, पानी के ज़ख़ीरे शामिल हैं। इसी तरह सिंध में तकरीबन 16 छोटे डैम और छोटे रिजर्वायर मुकम्मल हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। इसको ही कहते हैं रेजिलियंस प्रोजेक्ट फॉर वाटर रिजर्वेशन। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो सिंध और पंजाब में जारी है, और वहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है। अगर वो 80 कह रहे हैं तो 80 में से 4-5 छोटे डैम होंगे, जैसे मंगला डैम है या हब डैम है कराची का, बलूचिस्तान का, सॉरी, हब डैम बलूचिस्तान में है, जो कराची को पीने का पानी और बलूचिस्तान को इरिगेशन वाटर फराहम करता है छोटे पैमाने पर। इसी तरह पंजाब में भी बहुत से डैम, छोटे छोटे डैम बन चुके हैं, बहुत जगह पर बन चुके हैं और बन जाएंगे। छोटे डैम मसले का हल है, या ख़ास तौर से रिजर्वायर जो पानी को रिजर्व कर सकें। जैसा आपने कहा कि थर में ख़ास तौर से जो टेक्निकल काम हुआ है वो ये हुआ है कि आप प्रिजर्व कर रहे हैं पानी को, उस पर कुछ शीट्स डाल रहे हैं, आप तरपाल डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, जिससे वो आबी बुखारात बन के हवा में नहीं उड़ते, बल्कि वो ज़ख़ीरे आब में ही रहते हैं, तो पानी ज़ाया नहीं होता। थर में फक काश्त का हिस्सा। और ये छोटे डैम भी मौजूद हैं। मेरे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तकरीबन 3 छोटे छोटे डैम मौजूद हैं। ये देही इलाका है, हम गांव के लोग हैं, पता है आपको, तो हम उसी की बात करेंगे। 3 छोटे छोटे डैम मौजूद हैं और काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल तो बेग साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि छोटे छोटे डैम्स की ज़रूरत है। बड़े बड़े डैम्स पे तो इत्तेफाक राय से ही बन सकता है। और आपने जैसे कि बताया कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है कालाबाग की फाइल जो है बंद कर दी गई थी, और इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है बड़े डैम्स के ऊपर। अच्छा, अगर थोड़ी सी अगर हम मज़ीद पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करें, जैसे कि आपको पता है कि PTI की जो जितने अरकान थे उन्होंने बाइकआउट किया असेंबली का, तो क्या ये जो एक सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या पार्लिमानी अमल से के बेजारी का इजहार है? क्या समझते हैं आप? अच्छा, एक मैं इजाफा कर दूं पिछली गुफ्तगू में कि बड़ा डैम बनता है 12 साल में और अरबों खरबों रुपए की मालियत से। हमने अभी देखें, मतलब 10 मुकम्मल नहीं हुआ, और नीलम झेलम प्रोजेक्ट हमारा बैठ गया, तकरीबन उसका टनल बैठ गई, वो भी तैयार हो गया था, नहीं हो पाया। एनीवे, PTI भी एक डैम में फंस गई है। PTI एक सियासी डैम के अंदर है इस वक्त, जहाँ दोनों तरफ से पानी आ रहा है, दाएं तरफ से बाएं तरफ से भी पानी का जो ऊंचाई है वो ऊपर होती चली जा रही है। वो उससे निकलने के लिए बाइकआउट करते हैं, कभी असम्बली बाहर बिठाते हैं। असम्बली बाहर बिठाना ठीक है, एक तरीका होता है, लेकिन उस तरीके का भी एक हद होती है। जब चाह आप वॉकआउट करके, जब चाह आपने असम्बली को छोड़ दिया, फिर आप कहते हैं आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। तो आइन की बालादस्ती तो ये है ना कि आप असम्बली के अंदर बैठें, आइन पर अमल करते हुए बात करें। आप असम्बली के अंदर घुसते ही, सॉरी,
मुझे कहना पड़ रहा है। असम्बली में घुसते ही आप कुरान शरीफ की तिलावत के बाद खड़े हो जाते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर। अब स्पीकर कह रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता ना, आप खड़े में हो हंगामा कर रहे हैं, फिर वॉकआउट कर दिया आपने सैलाब के मसले पे वॉकआउट किया। जब बताया गया आपको कि एनडीएमए वाले आ रहे हैं आपको ब्रीफिंग देने के लिए, आप गुस्सा कर रहे थे ना कि हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा एनडीएमए वाले 1 घंटे में आ रहे हैं, हम सब बैठ कर उनसे ब्रीफिंग लेंगे। आप वॉकआउट कर गए। अच्छा, उसके बाद सैलाब के मसले पे आपका इंतहाई अजीब एटीट्यूड है। आप कह रहे हैं ये अल्लाह का अजाब है। इमेजिन, आप ही कह रहे हैं अल्लाह का अजाब है, और ये अल्लाह का अजाब कहाँ से जोड़ रहे हैं आप? इंतखाबात में धांधली से। इट्स नॉट ऑन, इट शुड बी नॉट ऑन। ऐसा नहीं होना चाहिए। सलमान अकरम राजा बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत शुस्ता शाइस्ता वकील हैं। उनकी ज़बान से ये सुनना कि अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर महीना रबीउल अव्वल का अजाब नहीं आएगा। ये सजाएं तो मिलती रहेंगी आपको, रज़ला आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, इसमें आपको सजाएं तो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब, हमें उन्होंने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया था। बहुत से चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपना एनालिसिस दिया। चीन के दौरे के ऊपर भी उन्होंने एनालिसिस ये था कि पाकिस्तान एक स्टेबल मकाम रखता है और पाकिस्तान में हर ऐसी चीज़ों में शामिल होना, पाकिस्तान एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में सामने आ रहा है, जो कि बाकी दुनिया के लिए कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी आंख साबित हो सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डैम्स में पाकिस्तान में छोटे डैम्स बनाने की ज़रूरत है, बड़े डैम्स जो है इत्तफाक के राय से बन सकते हैं। और अगर हम बार बार कालाबाग की निशानदेही करेंगे तो कालाबाग जो है उसकी फाइल बंद हो चुकी है, कोई मज़बूत डेवलपमेंट नहीं हुई। और बानी पीटीआई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मामले का हल या सियासत का हल जो है बायकॉट करना नहीं होता, हल जो होता है बातचीत से होता है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात की है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से। इंसानी सेहत का सबसे अहम मरकज़ मैदा है, जिसे तबी माहिरीन इंसानी जिस्म का वो दूसरा दिमाग भी करार देते हैं। मैदा सिर्फ खाने को हजम नहीं करता बल्कि पूरे जिस्म को तवानाई और सेहत फराहम करने का बुनियादी जरिया है। अगर मैदा सेहतमंद हो तो इंसान बाकी सेहत भी मुतवाज़न तरीके से गुजार सकता है, लेकिन अगर मैदा कमज़ोर पड़ जाए तो कई बीमारियाँ जो हैं वो जड़ बन जाती हैं, जो कि जिसमें बदहज़मी हो जाती है, गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ और भूख का ना लगना भी अहम शामिल है। तो आज हम मैदे की ताकत पे बात करेंगे और मैदा कितना ताकत होना चाहिए और मैदा किन किन चीज़ों के अंदर जो है यूटिलाइजेशन करता है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तिब हकीम नियाज़ अहमद दयाल साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, सबसे पहली बात बताइएगा कि मैदा जो है वो कमज़ोर मैदा हो, ताकतवर मैदा हो, तो मैदा अगर ख़राब भी हो तो क्या असरात पड़ते हैं पूरे जिस्म में? देखिए, हमारा मैदा जो है वो अगर हम उसको एक सादा सी मिसाल से, जिस तरह हमारे घर का किचन है ना, हाँ। अगर हमारे घर के किचन में मयारी सब्ज़ियाँ, अगर फ्रेश ग़िज़ाएँ, डिशेस जो हैं अगर वो इस्तेमाल ना की जाए तो हमारा पूरा घर जो है बीमार हो जाता है। पूरे अफराद जो हैं घर के वो बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह मैदा इंसानी जिस्म का किचन है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने पूरे जिस्म के जिस आज़ा को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसने वहाँ तक पहुँचानी होती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी वर्किंग अच्छी हो। अगर आपके घर का बावर्ची बीमार होगा तो आपकी सेहत कैसे तंदुरुस्त रहेगी? वो तो आपको चीज़ें बर वक़्त बना के दे ही नहीं सकेगा। इसी तरह हमारे मैदे का दुरुस्त रहना, तिब्बे नबवी के मुताबिक नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मैदा बैतुद्दा, मैदा बीमारियों का घर है। जितनी बीमारियाँ हैं वो हमारे मैदे से शुरू होती हैं। अगर हमारा मैदा दुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा, उसकी तमाम अफ़ाल बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे, तो हमारी खाए जाने वाली हज़म बेहतर तरीके से हज़म भी होगी, और उसके जो कशीद करजा अज़ा हैं वो हमारे मुख्तलिफ आज़ा तक पहुँच कर हमारे जिस्म को तंदुरुस्ती कम कर दी जाएगी की फराहमी का ज़रिया भी बनेंगे। मैदा दुरुस्त, हाँ जी। वो कौन सी आम जो है वजूहात हैं जो मैदे को कमज़ोर करती हैं? आपने तो खुराक के बारे में बताया कि खुराक एक मेन फैक्टर है जिसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए जी, इसमें आजकल बहुत सी ऐसी आदत हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। मसलन सुबह खाली पेट पानी पीना, अच्छा, ये इंतहाई मैदे का दुश्मन है। खाना खा के ज़्यादा पानी पीना,
खाना खा के फौरी लेट जाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, बार बार खाना, खाए पे खाना। और इसी तरह जिस तरह के हमारे यहाँ एक रिवाज क्या है, ज़िंदगी का हिस्सा बन गया कि आप गरम गरम खाना खा के यक ठंडा पानी पिएंगे, यक ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे या फिर आइसक्रीम खाएंगे। देखें ना, मैदा हमारा ये नहीं करनी चाहिए, ये इंतहाई मैदे की दुश्मन है। अच्छा। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हमारे मैदे की ख़राबी और उसकी कारकर्दगी को मुतासर करने वाली चीज़ें हैं। देखें, मैदा एक हंडिया की तरह है, जब हंडिया पकती है तो वो उसमें उबाले आ रहे होते हैं। अगर उसमें बार बार ठंडा पानी डालेंगे तो क्या वो ग़िज़ा ज़ायकेदार बन पाएगी? इसी तरह हमारे मैदे में जो खुराक खाई जाती है उसके दौरानिए का, आपके खाए जाने वाली खुराक के दौरानिए का कम से कम 6 घंटे का वक्फा होना ज़रूरी है। 6 घंटे के बाद आप थोड़ा कुछ और खाएं, कुछ और खाना चाहिए। अगर आप खाए पे खाते रहेंगे क्या होगा, मैदा आपका उस पर ज़्यादा बोझ आएगा। देखें ना, अगर 1 लीटर का बर्तन है, अगर आप उसमें 1.5 लीटर डाल देंगे वो सारा ज़ाया जलाएगा ना, उसमें तो वो उतना ही जाना है जितनी उसकी गुंजाइश है, चौक हो जाएगा। तो हमारे मैदे की जो गुंजाइश है, और इसमें माहिर तिब ये भी कहते हैं कि मैदे के 3 हिस्से रखें, एक में लिक्विड डालें, एक में सॉलिड डालें और एक को खाली रखें। अच्छा। ताकि वो जब उसका प्रोसेस होना हाजमे का, उसको गुंजाइश मिल सके। अगर वो मुंह तक भरा होगा फिर क्या होगा, फिर हम अबकाइयाँ लेते हैं, फिर कभी इधर लेट कभी उधर लेट, कभी चूरन खा, कभी फक्की खा, कभी कैप्सूल खा, फिर ये होता है। हालांकि खुराक हमारे जिस्म में उतनी ही लगनी जितनी हमारे जिस्म की ज़रूरत है, जितनी मैदा उसको हजम कर पाएगा। अच्छा। और इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा, इससे बड़ा इशू ये है कि हम सहल पसंद है, हमारे पास आजकल टाइम नहीं है वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। हमारा जिस्म जितना मुतहरक होगा, हम जितना चलेंगे, जितना हम अपने आप को एक्टिवेट रखेंगे, उतना हमारा जिस्म ज़्यादा, हमारा मैदा जो है वो कारगर होगा, सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा। अच्छा हकीम साहब, आप कह रहे थे कि जैसे जो घर के टोटके होते हैं वो भी कुछ लोग समझते हैं बहुत आजमूदा होते हैं, वो करने चाहिए जिससे आप अपना इलाज कर सकते हो, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, हम पिछले तकरीबन 30 साल से हमारी इस पे मुहिम है और हम बड़े वसूख से कहते हैं। हमारे पास चूँकि क्लिनिकल हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमने देखा है कि जब हम टोल गाते हैं, अभी ये 2 दिन पहले की बात, एक पेशेंट आई, वो कहती कि जी हमारे बच्चों के पेट से दर्द नहीं जाता। अब मैंने पूरी डिटेल ली कि जी सब कुछ ठीक है, लेकिन एंड पे उनसे कहा कि जी हम उसमें कलौंजी डालते हैं जी सालन में, हर सालन में कलौंजी डाल देते हैं। अब वो इंतहाई गर्म है। अब जो 4-5 साल का बच्चा है, अब उसके जिस्म की अपनी कैपेसिटी है, तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ ये होता है कि हम एक चीज़ सुनी किसी ने तो हम सब उसी को बताते हैं। ये सिर्फ टोटकों की हद तक नहीं है, ये मेडिसिन की हद के इस तरह ही है। किसी को एक मेडिसिन से फ़ायदा हुआ, कहता है ये भी ये खाओ भाई, ये खाओ। हर बंदे की जिस्म की ज़रूरत अपनी अपनी है, आपकी पसंद और है, आपकी ज़रूरत और है, आपका शौक़ और है, मेरी पसंद और है, मेरा शौक़ और है। अब एक जैसी चीज़ें हम इस्तेमाल करके अपने जिस्म को कैसे मुफीद बना सकते हैं? हाँ। जिस्म के लिए वो मुफीद हो ही नहीं सकती। क्यों? जो आपके जिस्म के मुताबिक वो आपको फ़ायदा देगी, जो मुवाफिक नहीं है लामहल्ला वो नुकसान देगी। टोटकों में भी यही है, जहाँ जिन लोगों पर कोई टोटका फिट बैठ गया, उसके मिजाज के मुताबिक है तो उसको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जिसके वो मुवाफिक नहीं है, मसलन हमारे यहाँ ये कलौंजी की बात हम करते हैं, इसका बहुत इस्तेमाल है। अब इसका मिजाज गर्म खुश्क है, जिन लोगों के मिजाज में ऑलरेडी गर्मी है, जिनके मैदे में ऑलरेडी तेज़ाबियत बनती है, लामहल्ला इसको जाके बढ़ाएगी, उनको फ़ायदे की बजाय इससे नुकसान होगा। जिन लोगों का मिजाज सर्द है, जिनके बलगमी मिजाज है, यानी कि उनके जिस्म के अंदर ठंडक है, रतूबत ज़्यादा है, उनको फ़ायदा देगी। अब इसके लिए आपने अगर कोई सिंगल रेमेडी यूज़ भी करनी है तो उसके लिए किसी ग़िज़ाई माहिर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएगा कि आपका मिजाज कौन सा है और आपके जिस्म की ज़रूरत क्या है। अगर उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे फिर कोई भी सिंगल रेमेडी, एक तो इनको टोटका कहना ही गलत है, टोटकी तो कोई उसका तो कोई लफ्ज़ नहीं बनता ना जी। अच्छा, हम कहते हैं टोटकेबाजी, तो क्या कहते हैं? रेमेडी। इसे एक तो रेमेडी या घरेलू तरकीब कहना चाहिए, घरेलू तरकीब, और वो भी आपको किसी माहिर जो है, जो इन चीज़ों को समझता है कि आपका मिजाज। लेकिन आजकल तो काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी निकाल रहे हैं। जी, उसकी एक वजह यह है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप किसी भी चीज़ का अच्छा नतीजा साबित करके कोई भी गलत चीज़ आप वायरल कर सकते हैं। आपने उसका सिर्फ नतीजा बताना है कि वाह वाह ये हो जाएगा, लोग उसके पीछे टूट पड़ते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अंधाधुंध जिसे नहीं कहते भेड़ चाल, वो है।
हम लोग सिर्फ अंधाधुंध लकीर की फ़कीरी पे चलते हैं ना। हमारे यहाँ खुद रिसर्च करना, किसी चीज़ों की हकीकत को जानना, ये हमारे यहाँ रवाज नहीं। साहब, आपके ख्याल में, इन योर ओपिनियन, जो है सादा और घरेलू नुस्खा जो मैदे को फौरी आराम पहुँचाए वो कौन सा है? देखिए, अगर खाने की वजह से आपको गैस है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, उसमें भारीपन आ रहा है, तो उसके लिए सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, उसमें चंद पत्ते पुदीने के और एक छोटी इलायची, इसको 1 कप पानी में पकाएं आप। जब थोड़ा सा पानी जल जाए और उसमें उसका जायका निकल आए तो उसको आप नीम गर्म पी लें, तो आप देखेंगे कि विद अ मिनट्स आपके जिस्म में आपको अफाका होगा, आपका मैदा जो है वो बेहतर वर्किंग में आ जाएगा। इसी तरह ज़्यादातर मैदे के अंदर गैस और तेज़ाबियत की वजह कब्ज़ होती है। उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप रात को इंजीर उसके 2 या 3 दाने पानी में भिगो दें, सुबह उठ के उसको निहार मुँह खा के जिस पानी में भिगोया वो पानी पी लें, तो 2-4 दिन के बाद आपकी अंतड़ियाँ जो हैं वो साफ़ भी हो जाएंगी और रेगुलर हो जाएंगी। फिर आपको कब्ज़ का दोबारा उस तरह का मसला नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम नियाज़ अहमद नियाल साहब, जिनका ये कहना था कि वाकई जो है मैदा जो है वो एक अहम जुज़ है, अहम एक इम्पॉर्टेंस रखता है पूरे जिस्म में। अगर वो ख़राब हो जाए तो बाकी सारे ऑर्गन जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूज़, आपने कहावत सुनी होगी कि असल कामयाबी जो होती है ना वो हौसले में होती है, तो उसी किस्म की कहानी हम आपको सुनाते हैं। या कहते हैं कि उम्र महज एक अदद है, असल ताकत इंसान की हिम्मत और हौसले में पोशीदा होती है। इस बात को जापान के 102 साला कोपेमा कोइची अकवा ने एक बार फिर जो है साबित कर दिया है। जी हाँ, दिल के आर्ज़ में मुब्तला होने के बावजूद अकूजा ने जापान की सबसे बुलंद चोटी माउंट फ्यूजी को सर करके दुनिया को हैरान कर दिया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। 1923 में पैदा होने वाले कुकुची ओकुजा ने अपनी ज़िंदगी को एक मुनफरिद मिशन के साथ गुजारा। हफ्तावार पहाड़ सर करना तरबियत का हिस्सा रहा और शायद यही मुसलसल जदोजहद उनकी गैर मामूली कामयाबी का राज बनी। लेकिन इस बार उनका सफ़र आसान ना था। जनवरी में जब वो अपने घर के करीब पहाड़ पर चढ़ रहे तो अचानक लड़खड़ा गए। बीमारी के बायस अस्पताल पहुंचे और दिल की तकलीफ ने पूरी फैमिली को परेशानी में डाल दिया, मगर हिम्मत ना हारी और कहा कि मैं इस पहाड़ को पहले भी कई बार सर कर चुका हूँ, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले वो 96 साल की उम्र में भी माउंट फ्यूजी को सर कर चुके थे और अब 102 साल की उम्र में उनका ये कारनामा इंसान के अज़म, हौसले और ज़िंदगी से मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया है। उनकी बेटी यूकियो की मीडिया से बात करते हुए कहा कि वालिद की सेहत ने पूरे ख़ानदान को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, मगर उनकी तेज़ रफ्तार सेहत याबी ने ना सिर्फ अहले खाना बल्कि डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया है। ये कामयाबी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। कहते हैं ना कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई पहाड़, कोई बीमारी या कोई उम्र जो है वो रुकावट नहीं बन सकती। ये कहानी जो है वो साबित करती है कि ज़िंदगी की असल रूह और जो हौसला होता है उसमें छुपी होती है। तो बेहतरीन हौसले की जो एक बेहतरीन कहानी थी हमने आपसे शेयर की है। जिस तरह अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो कहते हैं अपनी विल पावर छोड़ देते हैं, अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं और वो जो मेन आपका फोकस होता है, एक जो मेन काविश होती है, एक जो दिल की ख्वाहिश होती है, उसके लिए भी वो दिल छोड़ देते हैं। तो कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर कुछ करने की सलाहियत हो, विल पावर हो, हौसला हो, तो कोई बड़े से बड़ा मैदान भी हो वो भी मार लेते हैं। तो इसी तरीके से आपने आपसे कहानी शेयर की है जो एक कोपेमा की थी और कोपेमा ने जिस तरह के एक पहाड़ 102 की उम्र में सर करने की कोशिश की है, तो एक बहुत बड़ा हौसला है। तो इस सब हौसले की कहानी है और इस हौसले के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको कैसा लगा और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका कंटेंट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा। हमारे पेजेस न्यू पाकिस्तान पे जाएं और ज़रूर कमेंट करें। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।